हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप जगत के पार्ट 6 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे थे, अनावृत बीजी की, और हमने जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण और जिम्नोस्पर्म्स का जीवन चक्र देख लिया था। और हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स का जीवन चक्र भी कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे भाई? अब आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के वर्ग की। तो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स जो है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स को हम 3 वर्गों में विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स को हम कितने वर्ग में विभेदित करेंगे? 3। साइकैड्स, कॉनिफर्स और ग्निटेल्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स को हम कितने वर्गों में विभेदित करते हैं? 3 वर्गों में विभेदित करते हैं। साइकैड्स, कॉनिफर्स और ग्निटेल्स, 3 वर्गों में विभेदित करते हैं। क्या मतलब है? जो निम्न जिम्नोस्पर्म्स हैं, बिल्कुल सही, जो पुराने जिम्नोस्पर्म्स या निम्न जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं? साइकैड्स में। जो उच्च जिम्नोस्पर्म्स हैं, हायर जिम्नोस्पर्म्स, उसको हम किस में पढ़ते हैं? कॉनिफर्स में। और सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, सबसे विकसित जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको हम ग्निटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है। जिम्नोस्पर्म्स को हम 3 वर्गों में विभेदित कर रहे हैं। जो सबसे निम्न प्रकार के पुराने जिम्नोस्पर्म्स हैं उसे हम किस में पढ़ते हैं? साइकैड्स में। जो उच्च जिम्नोस्पर्म्स है, हायर जिम्नोस्पर्म्स है, उसे हम पढ़ते हैं कॉनिफर्स में। और जो सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स है उसको हम किस में पढ़ेंगे? ग्निटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें लक्षणों की, तो एक एक करके सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? साइकैड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? साइकैड्स की। अब साइकैड्स की बात करें बच्चों, तो साइकैड्स में पहला लक्षण आपको याद रखना है, क्योंकि ये निम्न जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, इन सब में सब पुराने जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि ये पुराने जिम्नोस्पर्म्स हैं, निम्न जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो इनमें जो नर युग्मक होंगे वो गतिशील होते हैं। तो इनके जो नर युग्मक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, या वो कैसे होंगे? गतिशील। अब हमने तो ये पढ़ा था सर कि नर युग्मक तो गतिशील नहीं होते, नर युग्मक तो अगतिशील होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। पराग नलिका के माध्यम से अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। निषेचन की प्रक्रिया सिफोनोगैमी हमने पढ़ी थी। तो यहां पर नर युग्मक गतिशील हैं, लेकिन पहुंचेंगे पराग नलिका के माध्यम से ही। तो नर युग्मक गतिशील हैं, परंतु पराग नलिका के माध्यम से पहुंचते हैं। तो इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है ना बच्चों, वो कैसी होगी? ज़ूडियोसिफोनोगैमी। ठीक है, ज़ूडियोसिफोनोगैमी का मतलब समझ आ रहा है? सिफोनोगैमी है, इसका मतलब पराग नलिका बनेगी। पराग नलिका तो हर जिम्नोस्पर्म में बनेगी, क्योंकि निषेचन में जल की आवश्यकता है नहीं। लेकिन क्योंकि नर युग्मक गतिशील हैं और पराग नलिका के माध्यम से पहुंचेंगे, तो इसे ज़ूडियोसिफोनोगैमी कहते हैं। तो नर युग्मक कैसे होंगे भाई? गतिशील होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर इसमें उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब उदाहरण में सबसे पहले तो आता है विलियमसोनिया। पहला उदाहरण इसमें आता है विलियमसोनिया, जो कैसा पादप है? जीवाश्म पादप है, फॉसिल प्लांट है। मतलब अब नहीं पाया जाता, पहले पाया जाता था, अब इसके केवल जीवाश्म उपस्थित हैं। फिर दूसरा उदाहरण आता है बच्चों जामिया पिग्मिया। ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है।
तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या है? जामिया पिग्मिया। और तीसरा उदाहरण, सबसे प्रमुख उदाहरण साइकस आता है, साइकस, जिसको हम सागोपाम भी कहते हैं, जिसे आप साबूदाना भी कहते हो। हां, साबूदाना किस पादप से प्राप्त होता है? साइकस से। अब साइकस जो है ना बच्चों, पहली चीज याद रखना, साइकस भी जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। साइकस किसका उदाहरण है? जीवित जीवाश्म का। क्यों है? इसका मतलब जीवित है लेकिन लक्षण पुराने दिखा रहा है। टेरिडोफाइट के समान लक्षण दिखाता है, फर्न्स के समान। तो आपको पता होना चाहिए साइकस में फर्न्स के समान लक्षण होते हैं। ठीक है, साइकस जो है उसमें टेरिडोफाइट्स अपन ने पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में अपन ने फर्न्स पढ़ा था। तो साइकस में फर्न्स के समान लक्षण मिलेंगे। कैसे कैसे? इनमें पत्तियों में सर्किनेट वेनेशन मिलेगा, शिरा विन्यास बताया था, घूमे रहते हैं शिराएं पत्तियों के अंदर। फिर बहुकोशिकीय रोम, रेमेंटा पाए जाते हैं, और नर युग्मक यानी एंथरोजोइड्स स्पाइरल आकार के होंगे और गतिशील होंगे। तो ये सारे लक्षण हमने फर्न्स में पढ़े थे ना बच्चों। फर्न्स की पत्तियों में सर्किनेट वेनेशन, शिरा विन्यास देखा था, रेमेंटा पढ़ा था, और नर युग्मक स्पाइरल आकार के थे और बहु मल्टीसीलिएटेड गतिशील थे। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको किससे मिलेंगे? साइकस में मिलेंगे। तभी तो ये प्रमाण मिलता है कि जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति टेरिडोफाइट से हुई है। ठीक है भाई, शैवाल है, शैवाल से क्या बने? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से क्या बने? टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से क्या बने? जिम्नोस्पर्म। तो साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म क्यों है तो जिम्नोस्पर्म, लेकिन अब इसमें जैव विकास होना बंद हो गया है। तो इसमें लक्षण कैसे दिखते हैं? पुराने यानी टेरिडोफाइट्स के समान लक्षण मिलते हैं। ठीक है भाई, तो साइकैड जो हैं वो निम्न जिम्नोस्पर्म्स हैं। निम्न जिम्नोस्पर्म्स मतलब इनमें सभी जो नर युग्मक होंगे वो गतिशील होंगे। नर युग्मक गतिशील होंगे लेकिन पहुंचेंगे पराग नलिका के माध्यम से, तो ज़ूडियोसिफोनोगैमी। विलियमसोनिया जीवाश्म पादप है, जामिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, और साइकस यानी साबूदाना या सैगोपाम। और साइकस में किसके समान लक्षण है? फर्न्स के समान लक्षण होते हैं। ये तो किसके हमने देख ली भाई? साइकैड्स की बात कर ली। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन से जिम्नोस्पर्म्स आते हैं? कॉनिफर्स। नेक्स्ट हमारे पास कॉनिफर्स यानी उच्च जिम्नोस्पर्म्स। हां, ये अब हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं। अब इसमें कैसे उदाहरण? सबसे पहला उदाहरण आता है इसमें गिंको बायलोबा। इसमें क्या उदाहरण आता है? गिंको बायलोबा। इसमें भी याद रखना है नर युग्मक गतिशील हैं। अब वैसे तो ये उच्च जिम्नोस्पर्म है, उच्च जिम्नोस्पर्म है, लेकिन फिर भी पुराने जिम्नोस्पर्म जैसा लक्षण दर्शा रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? जीवित जीवाश्म का, लिविंग फॉसिल। तो कितने जीवित जीवाश्म के उदाहरण देख लिए बच्चों? टेरिडोफाइट से चालू किया था अपन ने। टेरिडोफाइट्स में साइलोटम था, साइलोटम एक पुराना टेरिडोफाइट, वो जीवित जीवाश्म का उदाहरण था। फिर साइकैड्स में हमने साइकस की बात कर ली, वो एक जीवित जीवाश्म है। और ये क्या है? गिंको बायलोबा, ये भी किसका उदाहरण है? जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको पहला उदाहरण तो क्या याद रखना है? गिंको। फिर नेक्स्ट उदाहरण आता है सेड्रस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? देवदर। ठीक है, फिर आता है टैक्सस, फिर आता है पाइनस। हां, पाइनस से तेल मिलता है, कौन सा? टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, पाइनस से क्या मिलता है भाई? टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। और पाइनस की एक जाति है पाइनस जेरार्डियाना, उससे चिलगोजा के बीज मिलते हैं भाई।
ठीक है, चिलगोजा है, खाने में यूज करते हैं। तो चिलगोजा के बीज पाइनस जेरार्डियाना जाति से प्राप्त होते हैं। फिर सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सेकोया मिलता है। सेकोया है रेडवुड ट्री। हां, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा वृक्ष, सबसे बड़ा पेड़, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सेकोया, जिसे हम रेडवुड ट्री कहते हैं। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म। फिर आता है बच्चों एक मेटासेकोया। मेटासेकोया जो होती है बच्चों, वो एक एंडेमिक जाति है। एंडेमिक जाति का मतलब है एक ऐसी जाति जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और कहीं नहीं। जैसे अपन कंगारू पढ़ते हैं ना बच्चों, कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो जो कंगारू है वो केवल ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो वो एंडेमिक जाति है। इसी तरह से मेटासेकोया जो है वो भी चीन में, चाइना वैली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? चाइना वैली में, और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एंडेमिक जाति का। फिर क्रिसमस ट्री होता है आपके पास, ओराकेरिया। ओराकेरिया क्या होता है? क्रिसमस ट्री। हां, जो क्रिसमस का वृक्ष है, क्रिसमस का पेड़ है, वो भी किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म्स का। तो याद रखना बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स में सारे बड़े वृक्ष या मध्यम आकार के या मध्यम साइज के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, घास वास जैसे छोटे छोटे पादप नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स में या तो बहुत लंबे लंबे वृक्ष होंगे या मध्यम हाइट वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉनिफर्स में क्या क्या उदाहरण है भाई? गिंको बाइलोबा याद रखना है, इसका नर युग्मक गतिशील होता है, इसलिए जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। सेड्रस, टैक्सस, पाइनस, सेकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा वृक्ष ही किसका है? सेकोया, जिसे रेडवुड ट्री कहते हैं। एंडेमिक जाति का मतलब जो और कहीं नहीं पाई जाए, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटासेकोया। और क्रिसमस ट्री जो होता है वो कौन सा है? ओराकेरिया। ये सब किसके उदाहरण हो गए भाई? ये सब कॉनिफर्स के उदाहरण हो गए। फिर अंत में हमारे पास क्या आता है? ग्निटेल्स। अंत में हमारे पास ग्निटेल्स। ग्निटेल्स का मतलब है ये सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स है। अब पहली चीज, यदि ये सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स हैं तो इनमें विशेष लक्षण क्या है? क्योंकि ये सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बच्चों, इनके जाइलम में वाहिकाएं, वेसल्स पाई जाती हैं। तो इन जिम्नोस्पर्म्स में ये विशेष लक्षण है भाई। इन जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ग्निटेल्स की बात हो रही है भाई। ग्निटेल्स में सबसे विकसित हैं। ग्निटेल्स जो हैं वो सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स हैं। सबसे विकसित का मतलब है इन जिम्नोस्पर्म्स के जो जाइलम हैं उसमें वाहिकाएं मिलेंगी। बाकी तो जाइलम में वाहिकाएं होती ही नहीं है, केवल वाहिनिकाएं होती हैं, ट्रैकीड्स होते हैं। लेकिन इन जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें उदाहरण क्या क्या आते हैं? इसमें उदाहरण आते हैं ग्नेटम, वेलविस्चिया और इफेड्रा। ठीक है, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म के। एक चीज, ये इफेड्रा राजस्थान में ग्रो करता है और राजस्थान में ये इफेड्रा से इफेड्रिन नाम की एंटी कैंसर ड्रग अस्थमा और कैंसर में यूज की जाती है। तो इफेड्रा का आपको एक याद रखना है, इफेड्रा जो है वो कहां पर वृद्धि दर्शाता है? राजस्थान में। खैर ये तो जीके के लिए है, बाकी उदाहरण कौन से याद रखने हैं बच्चों? ग्नेटम, वेलविस्चिया, इफेड्रा। ये सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स हैं। सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स का मतलब इनके जाइलम में क्या पाई जाती हैं? वाहिकाएं या वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने किसके उदाहरण देख लिए? जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण।
जिम्नोस्पर्म्स को अपन ने 3 वर्गों में विभेदित कर दिया, साइकैड्स, कॉनिफर्स और ग्निटेल्स। निम्न जिम्नोस्पर्म्स वाले साइकैड्स, उच्च जिम्नोस्पर्म्स वाले कॉनिफर्स, और सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स कौन से हो गए? ग्निटेल्स हो गए। अब देखो बच्चों, पादप जगत में हमने क्या कर लिया? पादप जगत में हमने शैवाल देख ली, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर हमने जिम्नोस्पर्म्स। क्या रह गए हैं? एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी। अब आवृत बीजी से पढ़ने से पहले 2 चीजें ध्यान देंगे। मैं क्या चीजें समझा रहा हूं उस पे देखो भाई। जब अपन ने पादप जगत की शुरुआत की ना बच्चों, तो पादप जगत में हमने किस किस की बात की, ध्यान से सुनेंगे। हमने पादप जगत में एल्गी पढ़ा, यानी शैवाल, बिल्कुल। फिर अपन ने शैवाल के बाद क्या पढ़ा? ब्रायोफाइट्स, बिल्कुल। ब्रायोफाइट्स के बाद हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद अभी हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स, और आखिरी में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स, है ना भाई। अब जो एनसीईआरटी में एक जीवन चक्र समझा रखा है, देखो, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनके जीवन चक्र को तो अपन क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र। इनका जीवन चक्र अपन ने देखा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र, जिसे इंटरमीडिएट चक्र भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का जीवन चक्र जो होता है वो डिप्लॉन्टिक चक्र होगा, और शैवाल, अधिकांश शैवाल का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक चक्र। ठीक है, तो पादप जगत में हमने शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, आवृत बीजी बाकी हैं, एंजियोस्पर्म्स अभी बाकी हैं, वो बताऊंगा। बट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का जीवन चक्र कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जीवन चक्र होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, और अधिकांश शैवाल का चक्र क्या होता है? हैप्लॉन्टिक। अब एक बार विस्तार से मैं बताऊंगा वापस ये हैप्लॉन्टिक चक्र, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक चक्र क्या है। पहले हम ये विस्तार से समझ लें एक बार, फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर अंत में हम आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। क्योंकि अंत में एंजियोस्पर्म्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म्स जब हम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो हम उसका पूरा जीवन चक्र पढ़ेंगे, और पूरा जीवन चक्र अगर एंजियोस्पर्म्स का हमको पढ़ना है तो 12th की एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है, हां, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना, एंजियोस्पर्म्स में लैंगिक जनन वाला चैप्टर, उसको साथ में पढ़ेंगे भाई। तो एंजियोस्पर्म्स का मतलब यह है कि हम आवृत बीजी को पढ़ेंगे, पूरा उसका जीवन चक्र पढ़ेंगे, तो हम एक पूरा नया चैप्टर ही पढ़ेंगे, पुष्पीय पादपों में यानी आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का पार्ट। ठीक है, तो उस चैप्टर को चालू करने से पहले हम इन चक्र की बात करेंगे एक एक करके। आ जाओ बच्चों, तो मैं सबसे पहले कौन सा चक्र समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, हैप्लॉन्टिक चक्र। अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज याद रखनी है, जब कभी भी हम ये चक्र पढ़ रहे हैं, हैप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, हमको 2 अवस्थाएं पता है, एक युग्मकोद्भिद पता है और एक बीजाणुद्भिद पता है। सही बात है। चलो अब सुनो ध्यान से, हैप्लॉन्टिक मतलब, हैप्लो का मतलब अगुणित, है ना। हैप्लॉन्टिक चक्र का मतलब है कि इसमें ज्यादा प्रभावी क्या होगा? अगुणित। अगुणित अवस्था यानी युग्मकोद्भिद। तो हैप्लॉन्टिक चक्र में पहला तो मुख्य प्रभावी पादप काय कौन सी होगी? वो होगी युग्मकोद्भिद या गेमीटोफाइट,
है ना भाई। मुख्य प्रभावी पादप काय क्या होगी, युग्मकोद्भिद या गेमीटोफाइट। तो मैंने यहां पर मुख्य प्रभावी अवस्था बना दी युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये मेरे पास N। ठीक है भाई, ये मुख्य प्रभावी अवस्था है युग्मकोद्भिद, जिसमें आपके पास क्या मिलेंगे, बीजाणु मिलेंगे। इसमें सारे अगुणित बीजाणु मिलेंगे। ठीक है, अब युग्मकोद्भिद अवस्था जो होगी उसमें क्या परिवर्तन आएगा, एक सेकेंड। उसमें युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन मतलब युग्मक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और युग्मक जनन का क्या होगा, युग्मक बनने के बाद संलयन होगा, और संलयन होने के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज। अब ये जो युग्मनज बना, ये जो युग्मनज बना भाई, ये अब भ्रूण का निर्माण तो करेगा नहीं, भ्रूण का निर्माण होगा नहीं। ये सीधे क्या दर्शाएगा, मियोसिस। ये सीधे क्या दर्शाएगा, मियोसिस। मियोसिस दर्शाएगा तो आपके पास सीधा अगुणित बीजाणु बनेंगे और वापस कौन सी अवस्था बन जाएगी, युग्मकोद्भिद। इसका मतलब शैवाल के बारे में सोचो, क्योंकि हैप्लॉन्टिक चक्र किसमें होगा, शैवालों में। शैवाल में अपन ने देखा था भ्रूण नहीं बनता। ठीक है, शैवाल अगुणित होती है। शैवाल अगुणित है, उसकी मुख्य काय कैसी है, थैलस। अगुणित है, मुख्य काय थैलस है, मतलब वो युग्मकोद्भिद है। जब उसमें युग्मक बनेंगे तो संलयन होगा, संलयन से युग्मनज बनेगा। युग्मनज हाथों हाथ मियोसिस से वापस अगुणित संरचना बना देगा। मतलब इस चक्र में बीजाणुद्भिद बना क्या, नहीं। भ्रूण बना क्या, नहीं। केवल एक ही द्विगुणित कोशिका है। एक ही पूरे जीवन चक्र में एक ही द्विगुणित कोशिका है, युग्मनज। बाकी कोई संरचना द्विगुणित नहीं है। बीजाणु हो, मुख्य पादप काय हो, युग्मक हो, सब अगुणित हैं। केवल एकमात्र द्विगुणित अवस्था है युग्मनज या जाइगोट, वो संलयन से बना। और वो युग्मनज बनने के बाद तुरंत अब कोई भ्रूण का विकास नहीं करेगा, बीजाणुद्भिद नहीं बनाएगा, वो तो सीधा मियोसिस करेगा और अगुणित युग्मकोद्भिद बना देगा। ऐसे चक्र को क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक चक्र। तो मुख्य पादप काय, प्रभावी पादप काय युग्मकोद्भिद है। ठीक है, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका केवल युग्मनज होती है। ठीक है, और यह युग्मनज मियोसिस दर्शाती है। ठीक है, मतलब किसकी निर्माण नहीं हो रहा, बीजाणुद्भिद विकसित नहीं होता। बीजाणुद्भिद इसमें विकसित ही नहीं होता। तो बीजाणुद्भिद विकसित ही नहीं होगा, सारा प्रभावी पेश युग्मकोद्भिद है, उस चक्र को कहेंगे हैप्लॉन्टिक चक्र। और हैप्लॉन्टिक चक्र कौन दिखाती हैं, अधिकांश शैवाल। अधिकांश लिखा है बच्चों मैंने, सारी नहीं लिखा है। सारी शैवाल क्यों नहीं, क्योंकि अपवाद होगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक चक्र वापस देख लो भाई। हैप्लॉन्टिक चक्र का चित्र तो इस तरह दिखेगा।
हैप्लो याद कैसे रखोगे? हैप्लॉइड है। हैप्लो मतलब प्रभावी अवस्था तो युग्मकोद्भिद है। प्रभावी हैप्लो के साथ डिप्लो लिखा है कहीं? डिप्लॉन्टिक लिखा ही नहीं, मतलब बीजाणुद्भिद बनेगी ही नहीं। केवल एक द्विगुणित कोशिका बनेगी युग्मनज। केवल एक द्विगुणित कोशिका बनेगी युग्मनज, जो बनने के बाद तुरंत मियोसिस दर्शाएगी और बीजाणुद्भिद का विकास नहीं होगा। तो ज्यादातर जो शैवाल है उनमें कैसा जीवन चक्र होगा? यह हैप्लॉन्टिक चक्र, जिसमें द्विगुणित कोशिका केवल युग्मनज है। ठीक है, वो मियोसिस दर्शाएगी और बीजाणुद्भिद का विकास नहीं होगा। और अधिकांश शैवाल है वो कैसा जीवन चक्र दर्शाएगी? हैप्लॉन्टिक। ठीक है, फिर बात करें दूसरे, फिर अपन बात करें दूसरी भाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र की, जो अपन ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र, जिसे हम इंटरमीडिएट चक्र कहते हैं। इसका उदाहरण देख लो, कहां कहां पढ़ा अपन ने भाई। इसमें अपन ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा, टेरिडोफाइट्स में पढ़ा, और कुछ शैवालों में होता है एक्टोकार्पस, केल्प्स और पॉलीसाइफोनिया, है ना। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में तो है ही, लेकिन उसके अलावा किन शैवाल में है? किन शैवाल में देखा जाता है भाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र? केल्प्स में एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। एक्टोकार्पस और केल्प्स भूरी शैवाल थी, पॉलीसाइफोनिया लाल शैवाल। अब इसमें क्या है? हैप्लो डिप्लो दोनों हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? दोनों। इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था भी बनेगी, इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था भी बनेगी। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं बनेंगी, दोनों बहुकोशिकीय होंगी। युग्मकोद्भिद में क्या होगा भाई? सबसे पहले युग्मक जनन, युग्मक बनेंगे। युग्मक जन्मने के बाद संलयन होगा, संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज, युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण, भ्रूण से बनेगा बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद में फिर क्या होगा? मियोसिस, और फिर यहां पर क्या बनेंगे? अगुणित बीजाणु। ठीक है भाई, तो ये चक्र तो हमको पता ही है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों बहुकोशिकीय होंगे। तो इस चक्र में क्या होगा भाई? इस चक्र में युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद दोनों क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। दोनों क्या होंगे भाई? बहुकोशिकीय होंगे। युग्मकोद्भिद हो, बीजाणुद्भिद, दोनों बहुकोशिकीय हैं। फर्क क्या है ब्रायोफाइट्स में और शैवाल में? प्रभावी अवस्था, डोमिनेंट अवस्था युग्मकोद्भिद होगी और बीजाणुद्भिद बेचारी होगी, उन पर आश्रित होगी। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद होगी और युग्मकोद्भिद प्रोथैलस होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो यह बता हुआ था हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र में युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं बनेंगी, दोनों बहुकोशिकीय।
बीजाणुद्भिद है हमेशा 2n, तो आपको पता है भ्रूण से बनेगी। भ्रूण किससे बनता है? युग्मनज से। और बीजाणुद्भिद से अगर आपको युग्मकोद्भिद अवस्था बनानी है तो हमको पता है क्या करना होता है? मियोसिस। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है भाई? तीसरा और आखिरी। फिर तीसरा हमारे पास आखिरी आता है डिप्लॉन्टिक चक्र। आखिरी में कौन सा चक्र आता है? डिप्लॉन्टिक चक्र। अब डिप्लॉन्टिक चक्र किसमें देखा जाएगा? हां, जिम्नोस्पर्म्स में होगा भाई, एंजियोस्पर्म्स में भी, आवृत बीजियों में भी होगा, और फ्यूकस में होगा। याद आया? फ्यूकस एक भूरी शैवाल थी और द्विगुणित शैवाल थी। बाकी सारी तो अगुणित शैवाल हैं। अगुणित है तो या तो वो हैप्लॉन्टिक चक्र दर्शाएंगी ज्यादातर, या कुछ है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र दर्शा देंगी। लेकिन जो डिप्लॉइड द्विगुणित शैवाल है फ्यूकस, वो कौन सा चक्र दर्शाती है? डिप्लॉन्टिक चक्र। तो डिप्लॉन्टिक चक्र में प्रभावी अवस्था, डिप्लॉन्टिक चक्र में मुख्य पादपकाय कैसी होती है? डिप्लो, तो वो तो बीजाणुद्भिद ही है। मुख्य प्रभावी अवस्था, डोमिनेंट अवस्था कौन सी है? प्रभावी मुख्य पादपकाय बीजाणुद्भिद होती है भाई। ये प्रभावी मुख्य पादपकाय है कौन सी? बीजाणुद्भिद। तो अब मुख्य है, फिर इसमें युग्मकोद्भिद तो बहुत हासित होगी, केवल युग्मक निर्माण तक सीमित है। तो इसमें मुख्य रूप से भाई, हां, इसमें मुख्य अवस्था तो बीजाणुद्भिद है। जब नाम ही डिप्लो है तो मुख्य प्रभावी अवस्था इसमें बीजाणुद्भिद होगी। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? युग्मक जनन, मियोसिस होगा। मियोसिस से युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे, फिर उनका क्या होगा? संलयन। और संलयन से फिर क्या बन जाएगा? युग्मनज। युग्मनज होगा, भ्रूण बनेगा और बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, तो इसमें तो बेसिकली अब अगुणित अवस्था युग्मकोद्भिद नहीं के बराबर है। इसमें युग्मकोद्भिद अत्यधिक हासित है ना? युग्मकोद्भिद अत्यधिक हासित मतलब रिड्यूस्ड है। मैंने आपको बताया था उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल युग्मक बनाने के लिए बनी है, कोई स्वतंत्र जीवी नहीं है, कोई लंबे समय तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका केवल अस्तित्व है कि वो युग्मक बनाने तक के लिए बनी है, बाकी कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे जीवन चक्र को क्या कहेंगे भाई? डिप्लॉन्टिक चक्र। अत्यधिक हासित है और एक अथवा कुछ कोशिका से बनी है। एक अथवा कुछ कोशिका से निर्मित है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास कौन सा चक्र हो गया? डिप्लॉन्टिक चक्र। तो वापस ध्यान रखेंगे, अपन ने शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म्स, अभी आवृत बीजी नहीं देखे हैं एंजियोस्पर्म्स, लेकिन ठीक है जीवन चक्र की बात कर लें तो शैवाल, सारी शैवाल अगुणित होती है, फ्यूकस छोड़ दो। फ्यूकस द्विगुणित है तो डिप्लॉन्टिक चक्र। बाकी अधिकांश शैवाल अगुणित है, अधिकांश मतलब सारी शैवाल अगुणित है, अधिकांश शैवाल का जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक है।
कैसे याद रखोगे फिर सोचो। हैप्लॉन्टिक, हैप्लो मतलब अगुणित, अगुणित मतलब युग्मकोद्भिद, तो मुख्य प्रभावी काय युग्मकोद्भिद हो गई। अब फिर सोचो इसमें बीजाणुद्भिद बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि हैप्लॉन्टिक में नाम ही नहीं है कहीं डिप्लो का, तो बीजाणुद्भिद नहीं बनेगा। केवल क्या बनेगा? एक द्विगुणित कोशिका बनेगी, एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज बनेगी और वो सीधे मियोसिस दर्शा देगी। तो ऐसा जीवन चक्र हो गया हैप्लॉन्टिक। वापस साथ साथ याद रखो, हैप्लॉन्टिक, हैप्लो मतलब अगुणित, अगुणित अवस्था मतलब युग्मकोद्भिद, ये मुख्य प्रभावी है। अब युग्मक से युग्मक जनन तो होगा, संलयन होगा, युग्मनज बना 2n, बस युग्मनज ही बना, कोई भ्रूण नहीं, कोई बीजाणुद्भिद नहीं बनेगा, सीधे मियोसिस से वापस युग्मकोद्भिद बना देगा बीजाणु से। तो ऐसा चक्र हैप्लॉन्टिक है, इसमें बीजाणुद्भिद विकसित ही नहीं है, भ्रूण बनेगा ही नहीं, केवल एक द्विगुणित कोशिका मिलेगी आपको युग्मनज। यह हैप्लॉन्टिक चक्र था। डिप्लॉन्टिक चक्र में बिल्कुल उल्टा कर दो, डिप्लो का मतलब द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद, मुख्य प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद। अब वो युग्मकोद्भिद को कुछ नहीं समझेगी, युग्मकोद्भिद का कोई अस्तित्व भी नहीं है, केवल युग्मक निर्माण तक सीमित है, केवल युग्मक बनाने में काम करेगा, एक से कुछ कोशिकाओं से बना होगा। ऐसा जीवन चक्र क्या कहलाएगा? डिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और फ्यूकस, प्रभावी मुख्य पादप काय बीजाणुद्भिद है, युग्मकोद्भिद अत्यधिक हासित या रिड्यूस्ड है और एक या कुछ कोशिकाओं से बनी है, क्योंकि युग्मक बनाना है। जिसमें बराबर का संतुलन मिलेगा, बराबर का संतुलन है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र। हैप्लॉइड अगुणित भी है, डिप्लॉइड द्विगुणित भी है, युग्मकोद्भिद भी अवस्था है, बीजाणुद्भिद अवस्था, दोनों हैं, दोनों बहुकोशिकीय है। फर्क, ब्रायोफाइट्स और कुछ शैवाल में युग्मकोद्भिद प्रभावी होगा, बीजाणुद्भिद उस पर आश्रित रहेगा, लेकिन होगा बहुकोशिकीय। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें प्रभावी या मुख्य अवस्था कौन सी होगी? बीजाणुद्भिद, लेकिन प्रोथैलस युग्मकोद्भिद होगा, बहुकोशिकीय होगा, स्वतंत्र रहेगा। तो उस जीवन चक्र को अपन ने क्या नाम दे दिया भाई? हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र कह दिया है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? अलग अलग जीवन चक्र पादपों की। अब देखो भाई बच्चों, अंत में हमारे पास क्या आता है? अब आवृत बीजी या जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास? आवृत बीजी या जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स का मतलब है भाई, सबसे पहले तो ये पुष्पीय पादप हैं। पुष्पीय पादप का मतलब है ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स है भाई, इनमें तो पुष्प का निर्माण होगा, पुष्प का निर्माण होगा, फलों का भी निर्माण होगा। तो पुष्पीय पादप तो हैं। दूसरा लक्षण क्या है? इनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स विथ ओवरी, है ना भाई? इनमें तो अब अंडाशय भी बनेगा, तो इनके अंदर बीजांड और अंडाशय उपस्थित होंगे, है ना? इन पादपों में क्या होगा बच्चों? बीज भी होंगे और बीज आवृत होंगे, बीज फलों के द्वारा आवृत होंगे। तो इनमें बीज एवं फल दोनों उपस्थित, मतलब बीज तो बनते हैं बीजांड से, फल बनता है अंडाशय से। अभी अपन देखेंगे तो इनमें बीजांड एवं अंडाशय दोनों उपस्थित। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? बीज फलों से घिरे रहते हैं, आवृत लेते हैं, बीज फलों से आवृत रहते हैं।
तो ये हमारे पास क्या होता है, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, पुष्पीय पादप हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम फेनेरोगैम्स विथ ओवरी कहेंगे। बिल्कुल, बीज एवं फल दोनों उपस्थित हैं, मतलब इनमें बीजांड भी होंगे, अंडाशय। इनमें अब क्या आ गई, ओवरी या अंडाशय आ गए। बीज जो हैं वो किससे आवृत रहेंगे, फलों से। आवृत बीजियों में ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब देखो बच्चों, जब मैं एंजियोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण की बात करूं, आवृत बीजियों के, तो इनके अंदर ये संवहनीय पादप हैं, यानी वैस्कुलर फेनेरोगैम्स हैं। ठीक है, ये संवहनीय पादप हैं। अब संवहनीय पादप का मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम होगा। जाइलम और फ्लोएम सबसे विकसित होगा। जाइलम में वाहिकाएं भी होंगी, वाहिनिकाएं भी होंगी, और फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं होंगी, और कंपेनियन सेल्स भी होंगे। तो इनका जाइलम में वेसल्स उपस्थित, और फ्लोएम में, ठीक है, फ्लोएम में क्या मिलेगा भाई, कंपेनियन सेल्स भी मिलेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे संवहनीय उत्तक सबसे पहले किस में आई थी, संवहनीय उत्तक सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में आई थी। टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम थे, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं नहीं थी, वेसल्स, फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं नहीं थी। फिर जिम्नोस्पर्म्स में अपन ने पढ़ा, जिम्नोस्पर्म्स में भी यही प्रॉब्लम थी। जाइलम में वाहिकाएं यानी वेसल्स नहीं थे, केवल ट्रैकिड्स थे, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं थे, उसके स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं थी। इसका मतलब जाइलम में वेसल्स का आना और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का आना, ये किन पादपों का विशेष लक्षण है, एंजियोस्पर्म्स का। तो यहां पर एक नोट क्या है भाई, जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम में सहाय कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म्स का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, ये आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स का क्या है भाई, विशिष्ट लक्षण होता है। हां ठीक है सर, विकसित जिम्नोस्पर्म्स जो अपन ने पढ़े थे सर, गिनेटम, इफेड्रा, वेल्विशिया, उसमें भी तो जाइलम में वेसल्स होते हैं। हां, लेकिन वो केवल 3 विशिष्ट जिम्नोस्पर्म्स हैं। हम पूरे जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो नहीं, लेकिन सारे एंजियोस्पर्म्स, सभी आवृत बीजियों की बात करें तो सभी आवृत बीजी, सारे एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स होंगे और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स मिलते हैं, सारे एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है भाई, तो ये तो आपके पास हो गया वैस्कुलर फेनेरोगैम्स अपन ने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्या याद रखना है, हां, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स में भ्रूण तो बनेगा ही, तो ये भी क्या है, एम्ब्रियोफाइटा। ये भी, इनमें भी किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये भी क्या है, एम्ब्रियोफाइटा। एल्गी सिर्फ शैवाल थी जो नॉन एम्ब्रियोफाइटा थी, शैवाल थी जिसमें एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, बाकी सब में क्या बनेगा, सब में क्या बनेगा आपके पास, एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है। फिर याद रखना है बच्चों, एंजियोस्पर्म्स में, अब यहां पर एंजियोस्पर्म्स में आपको याद रखना है कि एंथरीडिया और आर्कीगोनिया अब एब्सेंट हो गए। ये नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंगों की बात कर रहे थे अपन। नर लैंगिक अंग एंथरीडिया होता है, मादा लैंगिक अंग आर्कीगोनिया होता है। ये पढ़ा था अपन ने, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स,
जिम्नोस्पर्म्स में भी आर्किगोनिया पड़ा। आवृत बीजियों में अब एंथेरिडिया और आर्किगोनिया नहीं होते। ठीक है, आवृत बीजी में एंथेरिडिया और आर्किगोनिया नहीं पाए जाते। तो इनमें क्या होता है भाई, इनमें जो नर युग्मकोद्भिद है वो होता है परागकण। हां, पोलन ग्रेन्स। और आवृत बीजियों में जो मादा युग्मकोद्भिद होगा, आवृत बीजियों में जो मादा युग्मकोद्भिद होगा वो होता है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। हां भाई, हम ये सर ये क्या है, कैसे बनेंगे, अभी हम सब पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा आवृत बीजियों का पूरा चैप्टर है अलग से। देखो भाई, 11th के एनसीईआरटी में तो वर्गीकरण है, हम पढ़ रहे हैं। एल्गी, पादप जगत में हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स हमने पढ़ लिया। अब आवृत बीजी के सामान्य लक्षण तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आवृत बीजों का जो पूरा जैविक चक्र है, पूरा जीवन चक्र है, पूरा लैंगिक जनन जो है आवृत बीजियों में, उसका पूरा अलग से एक चैप्टर है 12th में, पादपों में जनन के नाम से। तो वो आवृत बीजियों में जनन वाले चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं भाई, सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं। सामान्य लक्षण के बाद अपन विस्तार में किसकी बात करेंगे, आवृत बीजियों की बात करेंगे, जनन की। तो एम्ब्रियोफाइटा हो गया, इसमें एंथेरिडिया और आर्किगोनिया नहीं बनेंगे। तो एंथेरिडिया और आर्किगोनिया नर और मादा लैंगिक अंग नहीं है, तो फिर क्या है, नर युग्मकोद्भिद है और मादा युग्मकोद्भिद। फिर सभी एंजियोस्पर्म्स क्या होंगे, विषम बीजाणु, बीज बनते हैं ना, तो सभी एंजियोस्पर्म्स क्या होंगे भाई, हेटेरोस्पोरस, यानी क्या दर्शाएंगे, विषम बीजाणुता दर्शाएंगे। सभी के सभी आवृत बीजी जो हैं वो क्या दर्शाएंगे, विषम बीजाणुता, या जिसे हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा है, एंथेरिडिया आर्किगोनिया होगा नहीं, तो एंजियोस्पर्म्स में नर युग्मकोद्भिद होगा जिसे परागकण या पोलन ग्रेन्स कहेंगे। मादा युग्मकोद्भिद है जिसे क्या कहेंगे, भ्रूण कोश। ये कैसे बनेंगे, किस तरह की संरचनाएं हैं, सब हम जीवन चक्र में पढ़ेंगे। और सारे बीज बनेगा आवृत बीजियों में, तो बीज बनेगा तो सभी के सभी आवृत बीजी क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस। फिर जो आवृत बीजी हैं बच्चों, आवृत बीजी को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। एंजियोस्पर्म्स आवृत बीजी को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक मोनोकॉट्स यानी एक बीज पत्री, और डाइकॉट्स जिसे हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पादप। हां भाई, ठीक है, एक बीज पत्र और द्विबीजपत्र ये हम पढ़ेंगे। तो आपके पास आवृत बीजों में दो तरह के पादप हैं, एक बीज पत्र और द्विबीजपत्र, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ये जो सारे हम अनाज पढ़ते हैं, हाँ, गेहूं, चावल, अनाज जो हैं, मक्का, ये सब किसके उदाहरण हैं, मोनोकॉट्स के उदाहरण होते हैं। फिर मटर हम पढ़ते हैं, या आप सनफ्लावर पढ़ते हैं, वो सब किसके उदाहरण हैं, द्विबीजपत्री के। ठीक है, तो दो तरह के आवृत बीजी होते हैं भाई, एक मोनोकॉट्स और एक डाइकॉट्स। इसमें आपको याद रखना है, द्वितीयक वृद्धि की बात की थी अपन ने। द्वितीयक वृद्धि अपन ने किसमें पढ़ा था, एक आइसोइटीज, एक ऐसा टेरिडोफाइट था जिसमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ थी। जिम्नोस्पर्म्स में, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में अपन ने क्या पढ़ी थी, द्वितीयक वृद्धि। तो आपको यहां पर भी आवृत बीजी या डाइकॉट्स में क्या देखा जाता है, द्वितीयक वृद्धि देखी जाती है ना। तो द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ आपको किसमें देखने को मिलेगी, द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलेगी।
सामान्यतः जो एक बीजपत्री पादप है ना, उसमें आपको क्या नहीं मिलता भाई, उसमें हमारे पास द्वितीयक वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। तो द्वितीयक वृद्धि मेनली आपको किसमें देखने को मिलेगी, डाइकॉट्स में। एक बीजपत्री में सामान्यतः आपको द्वितीयक वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात की देखो बच्चों, आवृत बीजियों में, आवृत बीजियों का पूरा जीवन चक्र तो हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके लेकर। ठीक है, अब आवृत बीजी में अपन ने बात की है पुष्पीय पादप की, फेनेरोगैम्स। इसमें अंडाशय होगा, अंडाशय होगा तो फल बनेगा, मतलब बीज जो हैं बीज के ऊपर फलों का आवरण रहेगा। ठीक है, फिर आवृत बीजी में संवहनीय उत्तक होंगे, संवहनीय उत्तकों में जाइलम में वेसल्स आ गए, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स। ये विशिष्ट लक्षण है केवल आवृत बीजियों में। कंपेनियन सेल्स और वेसल्स दोनों साथ साथ किसी पादप में नहीं थे, सबसे पहले किसमें आए हैं, आवृत बीजियों में। फिर भ्रूण का निर्माण तो सभी में होगा, विषम बीजाणुता भी दर्शाएंगे, लेकिन आवृत बीजियों में अब एंथेरिडी और आर्किगोनिया, नर मादा लैंगिक अंग ऐसे नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें एक ही लैंगिक संरचना होती है, पुष्प, है ना भाई। तो आवृत बीजियों में, आवृत बीजियों की अगर हम बात करें तो इनमें लैंगिक संरचना क्या पाई जाती है, फ्लावर या जिसे कहते हैं पुष्प। तो आवृत बीजियों में लैंगिक संरचना क्या है बच्चों, पुष्प या फ्लावर। और फ्लावर या पुष्प होता क्या है, रूपांतरित प्ररोह। ठीक है, तो पुष्प क्या है भाई, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब है मॉडिफाइड शूट। पुष्प क्या है बच्चों, एक रूपांतरित प्ररोह या मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, तो लैंगिक संरचना क्या होती है बच्चों, पुष्प होती है। अब वो तो पुष्प की संरचना तो आप मॉर्फोलॉजी में अपन देखेंगे ही, पादपों में जब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो पुष्प के भाग देखेंगे, लेकिन यहां पर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पुष्प में, ठीक है, ये जो पुष्प है फ्लावर, उसमें नर लैंगिक संरचना और मादा लैंगिक संरचना। ठीक है, तो आवृत बीजियों में तो लैंगिक संरचना कौन सी है, पुष्प है। उसमें एक नर लैंगिक संरचना होती है, नर लैंगिक संरचना को हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम कहते हैं हिंदी में पुमंग। और मादा लैंगिक संरचना होती है गाइनोशियम, जिसे हम कहते हैं जायांग, है ना भाई। तो पुष्प की बात हो रही है, पुष्प में एक नर लैंगिक संरचना कौन सी होती है, एंड्रोशियम या जिसे कहते हैं पुमंग। और मादा लैंगिक संरचना क्या होती है, गाइनोशियम या जायांग। ये कैसे बना होता है भाई एंड्रोशियम, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास नर लैंगिक संरचना जो है, नर लैंगिक संरचना को अपन ने कह दिया एंड्रोशियम, यानी पुमंग कह दिया भाई। हां, लेकिन ये पुमंग किसका समूह है, ये पुमंग जो है एंड्रोशियम, वो एंथर का समूह होता है ना, एंथर का समूह। एंथर जिसे हम कहते हैं पुंकेसर,
ये आपके पास किसकी संरचना है भाई? ये आपके पास एक एंथर या पुंकेसर की संरचना है। और जो मादा लैंगिक संरचना होती है, मादा लैंगिक संरचना जो एक पुष्प में होगी, उसको अपन ने कह तो दिया गाइनोशियम, जायांग, लेकिन वो किससे बना होता है? स्त्री केसर से। स्त्री केसर जिसे अपन पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। ये पूरी संरचना जो है, इस पूरी संरचना को ही हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, है ना भाई? आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा तो मालूम होगा, पुष्प होता है तो पुष्प में आपके पास क्या होते हैं? सबसे पहले तो कैलिक्स और कोरोला होता है, ठीक है, सेपल्स और पेटल जिसे आप कहते हो, दल पुंज और बही दल पुंज। हाँ, उसके अलावा लैंगिक संरचनाएं दो हैं। एक तो केंद्र में मादा लैंगिक संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? गाइनोशियम या जायांग, जिसमें ये क्या मिलेगा आपको? स्त्री केसर यानी पिस्टिल और कार्पल। और नर लैंगिक संरचनाएं होती हैं। नर लैंगिक संरचनाएं को क्या कहते हैं? नर लैंगिक संरचनाओं को हम एंड्रोशियम कहते हैं, पुमंग। और इसमें क्या होंगे? एंथर के समूह, यानी ये किसके समूह होंगे? पुंकेसर के। तो पुंकेसर और एंथर, एक सेकेंड, तो लैंगिक संरचना कौन सी है भाई? पुष्प है। आवृत बीजियों में लैंगिक संरचना पुष्प है। उस पुष्प में नर लैंगिक संरचना एंड्रोशियम हो गई, मादा लैंगिक संरचना क्या हो गई? गाइनोशियम। अब नर लैंगिक संरचना को अपन ने एंड्रोशियम कह तो दिया। एंड्रोशियम किससे बना हुआ है? पुंकेसर से, यानी एंथर से। किससे बना हुआ है भाई? पुंकेसर या एंथर से। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड बच्चों, हिंदी में एक सेकेंड याद रखेंगे, इसे मैं एंथर नहीं कहूंगा, इसे मैं स्टेमेंस कहूंगा। ठीक है, इसे यहां पर क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने? स्टेमेन। पुंकेसर की इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? ये जो संरचना है इसे क्या कहेंगे? स्टेमेन। ठीक है, पुंकेसर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टेमेंस। तो नर लैंगिक संरचना मैंने क्या कही है बच्चों? नर लैंगिक संरचना एंड्रोशियम है। नर लैंगिक संरचना एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम किसका समूह है भाई? ये है तो पुंकेसर का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेमेंस। और मादा लैंगिक संरचना जो है वो जायांग है, जिसमें क्या मिलेगा आपको? स्त्री केसर। तो अब स्टेमेन की संरचना है ना, अब किसकी बात करें अगर हम बच्चों? ये स्टेमेन की जो संरचना है पुंकेसर, तो स्टेमेन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो इस स्टेमेन की संरचना में आपको बिल्कुल एंथर मिलेगा, जिसे हम हिंदी में परागकोश कहते हैं। एक संयोजी मिलेगा जिसे कनेक्टिव कहते हैं, और एक तंतु मिलेगा जिसे फिलामेंट कहते हैं, है ना बच्चों? तो हम स्टेमेन्स की बात कर रहे हैं। स्टेमेन यानी पुंकेसर की बात हो रही है। तो स्टेमेन या पुंकेसर की संरचना तीन से मिलकर बनी है। एक एंथर यानी परागकोश, एक संयोजी यानी कनेक्टिव, और एक क्या है? तंतु। और इसी प्रकार मादा में अगर हम पिस्टिल या कार्पल की बात करें, पिस्टिल यानी कार्पल यानी स्त्री केसर की बात करें, तो उसकी संरचना में ये आपको स्टिग्मा, ये लंबी स्टाइल, और ये आपके पास ओवरी या अंडाशय। ठीक है ना? वर्तिका होती है, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, एक स्टाइल को वर्तिका कहते हैं और स्टिग्मा को वर्तिकाग्र। तो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी वर्तिका, और अंडाशय ओवरी। ये किसकी संरचना होती है? पिस्टिल की संरचना।
ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या देखा है, अपन ने आवृत बीजियों की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी की। अब आवृत बीजियों का जनन, आवृत बीजियों का जीवन चक्र, उसका पूरा एक नया चैप्टर है बच्चों, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। एंजियोस्पर्म्स हमको पढ़ने हैं, एंजियोस्पर्म्स का जीवन चक्र हमको पढ़ना है, इसके लिए हम वो पूरा एक चैप्टर ही चालू कर रहे हैं। ये आवृत बीजियों का जनन वाला जो पार्ट या चैप्टर है, ये आपके 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है पादपों में जनन के नाम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में, हां भाई, क्लासिफिकेशन के बीच में ये क्यों चालू कर रहे हैं, क्योंकि आवृत बीजियां हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा पादप जगत पूरा, उसके बाद फिर अपन जंतु जगत प्रारंभ करेंगे। तो आवृत बीजियों का जो जनन है, आवृत बीजियों का जो पूरा चनन चक्र है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे, जो कि एक पूरा नया चैप्टर है। ठीक है, तो आज बेसिकली अपन ने भाई किया था, हमने जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण देख लिए थे पूरे। जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण के बाद ये तीनों विशेष चक्र, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक चक्र की हमने बात कर ली, और फिर आवृत बीजियों के, एंजियोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण देखे। उसमें अपन ने बात की कि फ्लावर या पुष्प की बात की, पुष्प में नर लैंगिक अंग हमने देख लिया एंड्रोशियम, और मादा लैंगिक अंग देखा है गाइनोशियम। अब आवृत बीजियों में जनन किस प्रकार होगा, वो एक नया चैप्टर है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।